हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर सेकेंड चल रहा है और चैप्टर सेकेंड में आज हम बात करेंगे आदर्श एवं अनादर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दोनों चीज चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो बच्चे अभी तक वीडियोज नहीं देखे हैं, क्योंकि यदि आप क्रम से देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। जैसे आज आप पढ़ोगे आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन के दो प्रकार, धनात्मक विचलन युक्त विलयन और ऋणात्मक विचलन वाले विलयन, दोनों चीज आप पढ़ोगे। इसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए राउल्ट का नियम। और इसके पहले जस्ट मैंने राउल्ट का नियम कराया है, तो वो आपको कहां मिलेगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, क्रम से देख लीजिएगा। और यदि आपने नोट्स नहीं बनाया तो नोट्स के लिए कांटेक्ट करना है 9685293949। छोटा सा अमाउंट रहता है और आपको बेहतर रूप से हैंड रिटन नोट्स दिया जाता है। चलिए शुरू करें। तो फिर आदर्श यानी आइडियल, अनादर्श नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श एवं अनादर्श विलयन, इसको समझने के पहले थोड़ा सा राउल्ट का नियम पढ़ लेते हैं। राउल्ट ने क्या बताया था, थोड़ा आप चर्चा करोगे। राउल्ट का जो नियम है, राउल्ट का नियम इस प्रकार से है कि यदि विलयन का दाब जो यदि हम बात करें या आपका विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो वाष्प दाब क्या कहलाता है ये भी समझना है। जैसे हमने एक पात्र या एक कंटेनर में यदि कोई भी पात्र है, इसमें द्रव रख दिया। अब यहां से जो द्रव के बूंद है छोटे छोटे कण के रूप में ये जाकर वायु के साथ क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं और एक वाष्प का निर्माण करते हैं। फिर यही जो वाष्प है, यही जो वाष्प हमारा बना, इसी के कारण इस द्रव पर क्या लगाता है, दाब लगता है। तो ये जो वाष्प है वो दाब लगाता है, जिसके कारण जो द्रव में दाब लगती है उसे बोल देते हैं वाष्प दाब। मतलब कोई भी कंटेनर है उसमें द्रव रखा हुआ, जैसे पानी रखा हुआ है, पानी और ऊपर क्या है, वायु। साम्यावस्था को स्थापित करने के लिए पानी से छोटे छोटे कण कहां जाने लगते हैं, वायु में, और वायु में समान रूप से वितरित हो जाते हैं, तो एक वाष्प का निर्माण हो जाता है। और यही जो वाष्प है इस द्रव में क्या लगाता है, दाब लगाता है, तो वही वाष्प दाब कहलाता है। तो यदि शुद्ध विलायक की हम बात करें तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ले लो, चाहे विलयन का वाष्प दाब बराबर होता है, इसलिए हमने ऐसा किया। यदि इसको समानुपाती हटाते हैं बच्चा लोग तो एक नियतांक लग जाता है। क्या लग जाता है, नियतांक। ठीक है, राउल्ट का नियम बता रहा हूं। राउल्ट ने क्या बताया था, किसी अवाष्पशील विलययुक्त विलयन में, किसी अवाष्पशील विलययुक्त विलयन में जो आपका विलायक का वाष्प दाब है विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, या विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। एबीसी का भी फंडा बहुत खतरनाक होता है, जो बच्चा नहीं पढ़ा है। जैसे हम बात करते हैं विलयन, विलयन में प्यारे बच्चों दो घटक होते हैं, एक तो होता है आपका विलायक और दूसरा होता है आपका विलेय। तो यदि हम विलायक की बात करें तो ए मानकर चलते हैं, इसको बी मानकर चलते हैं। इसके दाब की बात करें तो पी ए, इसके दाब की बात करें तो पी बी, सिंपल है। इसलिए ए बी सी कहीं पे समझ में आ नहीं रहा हो तो आप समझ लो भाई साहब। यदि विलयन है, अरे सर कहां से ले लिए, जरूरी थोड़े ना ये ले लें, हम मान रहे हैं ए ले ली, ठीक, चलो कोई बात नहीं। अब यहां पर समझो, यदि हम शुद्ध विलायक की बात करते हैं, जब तक आपको राउल्ट का नियम समझ में नहीं आएगा तब तक आप इसको नहीं समझोगे, थोड़ा समझाना जरूरी है। शुद्ध विलायक की बात करूं, शुद्ध विलायक यदि आप ले लोगे तो के का मान कितना हो जाएगा, 1। के का मान 1 नहीं होगा, के का मान हमें फाइंड करना है। शुद्ध विलायक के लिए पी ए जो होगा P0 A होता है और मोल प्रभाज हमेशा 1 होता है। क्यों, एक चीज हमेशा याद रखना कि यदि विलयन की बात करें तो विलयन का कुल मोल प्रभाज कितना होगा, 1। अब जब थोड़ा समझिएगा, कुल मोल प्रभाज, शुद्ध विलायक है तो विलायक में विलय मिले ही नहीं है, तो फिर उसका कितना होगा, 1 होगा। इसीलिए शुद्ध विलायक की बात करें तो मोल प्रभाज 1 होता है। वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा, पी ए की जगह P0 A और एक्स ए का मान कितना, 1, तो के का मान कितना आ गया, P0 A। ठीक है, इतना आया के का मान। अब इसी के का मान यहां पर रखो जरा, कितना निकल कर आएगा थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा पी ए बराबर P0 A, के का मान रख दी एक्स ए। ये लो, यही राउल्ट का नियम है, इसके आगे कुछ करना नहीं है। एक घटक के लिए, यदि दूसरे घटक के लिए होता तो पी बी, P0B इंटू एक्स बी, ये हमको लेकर चलना पड़ेगा, ये हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम इस फार्मूले को निकाल लिए।
छोटा सा डेरिवेशन था कि किसी भी आवासशील विलय युक्त विलयन में विलयन या विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मोल प्रभाज क्या है सर? हर एक टॉपिक पर अलग अलग वीडियो कॉन्सेप्ट क्लियर किया हूं, लेकिन मोल प्रभाज क्या है? जैसे कई सारे घटक हैं, तो जिस घटक का मोल प्रभाज निकालना है उसके मोल की संख्या और विलयन में उपस्थित समस्त घटकों के मोल की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। क्या कहलाता है? मोल प्रभाज कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं सर, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ बिल्कुल जरूरत पड़ेगी, इसीलिए तो हम पढ़ा रहे हैं। गले फाड़ने का कोई रीजन थोड़ी ना रहता, डायरेक्ट हम आदर्श अनादर्श की बात कर लेते। अब देखो, राउल्ट बाबा ने हमें बता दिया भाई साहब एक फार्मूला। तो ये देखा गया कि कुछ तो विलयन राउल्ट के आधार पर चलते हैं, कुछ तो नहीं चलते। अरे हमारे प्रिंसिपल बाबा जी आए तो बच्चों को समझाया कि बेटा ऐसा ऐसा चलना चाहिए। तो कुछ बच्चे बोले हाँ सर पढ़ना है, हमें तरक्की करना है, और कुछ बच्चे बोले नहीं सर हमें तरक्की नहीं करना है। कहते तो नहीं है, लेकिन अपने जीवन को है ना उसी आधार पर कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो बात नहीं मानेगा आगे चलकर सक्सेस हो ही नहीं सकता, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, तो वो जीवन में सक्सेस कैसे होगा। तो प्रिंसिपल साहब आए, बोले बच्चों इस आधार पर चलो, ऐसे स्ट्रेटजी बनाओ, आप एक साल में 6-7 महीने जो भी आपके पास है इस आधार पर पढ़ाई करो। तो कुछ बच्चे बोले हाँ सर हम इसी आधार पर पढ़ाई करेंगे, और कुछ बच्चे बोले नहीं नहीं हमें तो जाकर के स्कूल के बाजू में होटल पे समोसे खाने हैं, हमें गुपचुप खाना है, कुछ भी है, पढ़ाई के समय में घूमना है। तो बच्चा क्या हुआ? क्या पालन करेगा? बात को पालन नहीं कर रहा है। इसी प्रकार से राउल्ट बाबा ने तो बता दिया कि ये भैया हमारा नियम है। अब कुछ विलयन बोले कि तुम्हारे नियम का हम पालन कर सकते हैं, तो जो नियम इस नियम का पालन कर लेंगे वो कहलाएंगे आदर्श। क्योंकि जो विद्यार्थी टीचर के बात को मानता है, अपने माँ बाप की बात को मानता है, स्कूल के रूल्स को पालन करता है, वो कहलाता है आदर्श स्टूडेंट, आदर्श विद्यार्थी कहलाता है। तो इसी प्रकार से राउल्ट का नियम एक निश्चित सीमा हो गया। यहां बिलियन से सॉल्यूशन में राउल्ट का नियम एक निश्चित सीमा हो गया। अब वो प्रिंसिपल बाबा कहला गए केमिस्ट्री के चैप्टर 2 के, और बोले कि भैया इस चैप्टर में जो भी बिलियन हम पढ़ा रहे हैं उस बिलियन में कुछ ऐसे बिलियन होंगे जो राउल्ट के नियम का पालन करेंगे, और कुछ ऐसे बिलियन होंगे जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे। स्कूल में सभी प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, यदि सभी प्रकार के सबका 98-99% ही आए तो कुछ फेल भी होते हैं, कुछ 1-2 विषय में सप्लीमेंट्री भी आ जाते हैं, कुछ बच्चे पास ही नहीं होते, और कुछ बच्चे 65-70 के बीच, कुछ बच्चे 80-85 के बीच, और कुछ बच्चे 90+। तो आदर्श बच्चा कौन कहलाएगा? जो बातों को मानेगा, जो है ना टीचर के बात को अवहेलना नहीं करेगा। तो इन सब चीजों को यहां पर हम केमिस्ट्री में लागू कर रहे हैं। बोले कहां से रामायण कथा बता रहे हो यार, थोड़ा सा अपने दैनिक जीवन में उसे कन्वर्ट कर लो कि प्रिंसिपल साहब हमारे टीचर हो गए, उनके बात को माने तो ठीक है आदर्श स्टूडेंट, नहीं माने तो अनादर्श। इसी प्रकार से बिलियन की बात कर लेते हैं। राउल्ट बाबा आए, राउल्ट बाबा बोल दिए भाई हमने एक नियम दे दिया है PA बराबर P0xA। ये तो हमारा भाई बिलियन में 2 घटक होते हैं, इसलिए 2 चीज लेकर चल रहे हैं। बिलियन में एक से अधिक भी घटक होता, C होता, तीसरा भी घटक हो सकता है। बिलियन किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। समांगी मिश्रण क्या है? जो अच्छे तरीके से मिल जाए वो समांगी मिश्रण है। तो हमारे पास PA और PB 2 चीजें 2 घटक के लिए। तो अब हम यहां पर परिभाषा किसका लिखने जा रहे हैं? आदर्श विलयन की। तो आप लोग थोड़ा सा हेडिंग डाल लें इधर, आदर्श विलयन। वैसे एक साथ करा दूं तो मजा अलग रहेगा, है ना, एक साथ करा दूं तो मजा कुछ अलग रहेगा। तो एक साइड आप डाल लो आदर्श विलयन, है ना, और ऐसे ही कॉपी पे लिख लेना, और एक साइड आप लिख लो अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन, ठीक है, कोई दिक्कत? इधर मैं ऐसा कर लेता हूं। सबसे पहले तो इसकी परिभाषा लिखते हैं। जो डिफरेंस की बात करेंगे, यदि डिफरेंस आ जाएगा तो डिफरेंस में आपको 1 नंबर में डिफरेंस लिख देना। डिफरेंस क्या है? हमने बताया कि ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। सिंपल है। अब वो एक निश्चित टेम्परेचर में नहीं, सभी ताप पर और सांद्रता, मतलब भिन्न भिन्न टेम्परेचर, भिन्न भिन्न सांद्रता पर भी ऐसा नहीं हो कि भैया अलग सांद्रता था तो वो पालन कर रहा नहीं। मतलब दिए गए सभी सांद्रताओं पर या सभी ताप पर जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, जो राउल्ट के नियम के आदेश का पालन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? आदर्श विलयन। तो यहां पर लिखे आदर्श विलयन ऐसे विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन, आदर्श विलयन ऐसे
बिलियन कहलाते हैं जो दिए गए सभी सांद्रताओं तथा सभी ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। अर्थात PA बराबर P0A XA व PB बराबर P0B XB। ये लो भाई साहब, ऐसे बिलियन आदर्श बिलियन कहलाएंगे जो सभी दिए गए सभी सांद्रताओं तथा सभी ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। अब यहां पर आप लिखोगे, अब इसका अपोजिट, ऐसे बिलियन जो दिए गए सभी सांद्रताओं एवं ताप पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते अनादर्श बिलियन कहलाते हैं। अनादर्श बिलियन कहलाते हैं। ओके, ऐसे बिलियन जो दिए गए सभी सांद्रताओं एवं सभी ताप पर राउल्ट के नियम का पालन ना करें, वो क्या कहलाएंगे? अनादर्श। पहले भी हमने बताया सर, इतना लंबा लिखाने की जरूरत क्या है, आप शॉर्टकट में लिखा दो सर। अर्थात PA जो है वो नॉट इक्वल PA इंटू XA के बराबर नहीं है। या तो अधिक भी हो सकता है या तो कम भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है। वह PB बराबर P0B इंटू XB, नॉट इक्वल, बराबर नहीं है, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आदर्श बिलियन और अनादर्श बिलियन में अंतर स्थापित कीजिए, अंतर लिखिए। तो कितने नंबर का? 3 नंबर का। 3 अंतर आपको पता होना चाहिए। दूसरा नंबर है बिलियन बनाते समय या बिलियन निर्माण में, ठीक है, बिलियन बनाते समय या बिलियन निर्माण में एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात डेल H बराबर 0। कोई परिवर्तन नहीं होता, जितना था उतना ही रहेगा। अब देखो इसका अपोजिट सेम रहेगा। एंथैल्पी का मतलब क्या है यहां पर समझो। जैसे हम दो पदार्थों को आपस में मिला रहे हैं तब तो बिलियन बन रहा है, तो उन पदार्थों को मिलाने से ना तो वो ऊष्मा में कमी आए और ना तो उसके ऊष्मा में वृद्धि हो, यानी ना तो वो किसी से ऊष्मा ले पाए और ना ही किसी को ऊष्मा दे पाए। ये है एंथैल्पी। यानी जब भी हम 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाएं तो एक बिलियन बनेगा, और वो बिलियन आदर्श बिलियन कब कहलाएगा? जब वो निर्माण होते समय ना किसी से एनर्जी ले और ना किसी को एनर्जी दे, अर्थात ना तो उसका टेम्परेचर कम हो और ना ही उसका टेम्परेचर यानी ऊष्मा उसका अधिक हो। सिंपल है। तो एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका अपोजिट आप लोग लिखोगे, बिलियन बनाते समय, 1 मिनट, या बिलियन निर्माण में, बिलियन बनाते समय एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, अर्थात डेल H नॉट इक्वल 0। ये कैसे परिवर्तन होता है वो भी मैं बात करूंगा, बिल्कुल नहीं चिंता करें। आप लोग थोड़ा सा यहां पर डिफरेंस देख लो, ठीक है। तीसरा आपका है, तीसरा है बिलियन बनाते समय या बिलियन निर्माण में आयतन में
कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात डेल भी इक्वल 0, कोई परिवर्तन नहीं होता। तीसरा नंबर लिखो, बिलियन निर्माण में आयतन में परिवर्तन होता है, आयतन में परिवर्तन होता है, ठीक है। अर्थात डेल भी नॉट इक्वल 0, अर्थात डेल भी नॉट इक्वल 0। इतना कर लो। मैंने क्या कहा, ऐसे बिलियन जो राउल्ट के नियम का पालन कर रहे हैं आदर्श बिलियन कहलाते हैं, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते उसे अनादर्श बिलियन कहते हैं। जब आदर्श बिलियन का निर्माण होता है तो उसके एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता और आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो अनादर्श बिलियन की बात करें तो बिलियन बनाते समय जब हम बिलियन बना रहे होते हैं तो उसके एंथैल्पी में भी परिवर्तन हो जाता है और आयतन में भी परिवर्तन हो जाता है। ये तीन डिफरेंस आप लोग तैयार कर लो। चौथा डिफरेंस भी लिखा रहा हूं जो कि काफी हेल्पफुल है, काफी मजेदार है, जो आपके है ना काम में आने वाला है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा यहां पर मैं क्लीन कर दूं। ठीक, चलो क्लीन कर देता हूं, थोड़ा सा आप समझोगे, इसको बेहतर समझना है। देखो कई सारे बच्चे लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो और बेहतर रूप से लिखो, क्योंकि खुद का नोट्स एक बहुत अच्छा नोट्स होता है। यानी प्रॉपर रूप से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक बेहतर नोट्स की जरूरत पड़ेगी, और आप बेहतर नोट्स बना लेते हैं तो हमेशा के लिए वो काम में आने वाला है। ठीक है, देखो जरा, अभी आप लोगों ने तीन चीज समझा यहाँ पे। पहला नंबर क्या देखा आपने कि पी ए बराबर P0A XA, सही बात है। वह PB बराबर P0B XB, ये चीज आपने देखा। यहां पर आपने क्या देखा, PA बराबर, ठीक है, P0A XA नॉट इक्वल है, वह PB नॉट इक्वल P0B XB, ये चीज आपने देखा। तीसरा नंबर आपने देखा कि एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता। चौथा नंबर आपने देखा आयतन में परिवर्तन नहीं होता। यहां भी आपने देखा दूसरा नंबर, अभी दूसरा तीसरा था, दूसरा नंबर में इसमें देखा आपने कि एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, 0 के बराबर नहीं होगा। और तीसरा आपने देखा आयतन में परिवर्तन होता है, 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है, ये चीज आपने देखा। अब देखो जरा, थोड़ा सा आप समझोगे, रटना नहीं है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा मुझे भी और आपको भी, तो आप मेरे साथ बने रहो, समझो, थोड़ा सा आप समझो। चौथा नंबर जो समझोगे वो आपको थोड़ा सा कठिनाई में डाल सकता है। कैसे, देखिएगा जरा। जब हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास बिलियन बनता है, ठीक, देखो जरा, बिलियन बनता है तो बिलियन में दो घटक हैं, एक तो विलायक और दूसरा बिले, है ना। विलायक ए होगा और ए, इसके बीच कुछ ना कुछ आकर्षण बल लगेगी, आकर्षण बल, अंतराकर्षण बंध भी होगा। यहां पे जो बी और बी है, इनके बीच भी कहीं ना कहीं अंतराकर्षण बल होगा। ठीक है, इनके बीच भी कहीं ना कहीं बंध होगा, है ना। और जब इन दोनों को मिलाएंगे, तो बनेगा विलायक और बिले, सही बात है, मिल जाएगा तो विलायक बिले बन जाएगा। यानी विलायक का जो बंध है वो बिले के बंध के बराबर हो जाए। अब देखो जरा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब जो विलायक के बीच बंध रहा होगा, जो बिले के बीच बंध रहा होगा, जब आपस में मिलाया तो हमारे पास ये जो विलायक और बिले के बीच जो बंध हुआ वो बराबर होगा। यानी इन तीनों के बीच जो बंध है वो बराबर है। विलायक के साथ जो बंध है, बिले के साथ जो बंध है, और फिर जब विलायक और बिले मिला तो बिलियन बनाया, उनके बीच जो बंध है लगभग बराबर है। तभी तो ना तो आयतन में परिवर्तन होता है, एंथैल्पी में परिवर्तन कुछ होता ही नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो आपका बिलियन है ये दो घटक से मिलकर बनता है, विलायक बिले से। विलायक में भी कुछ ना कुछ बंध होगा, अंतराकर्षण बंध होगा, इनके बीच आकर्षण बल होगा, है ना। बिले के अणुओं के बीच भी आकर्षण बल होगी। विलायक बिले जब मिलेगा तो भी इसके बीच आकर्षण बल होगी। तो देखा गया कि जो बल विलायक के बीच था, ये जो बल बिले दोनों बराबर थे, और इनको मिलाने पर भी जो इनमें
आपस में बंध बना, जो बल बना, एक दूसरे को आकर्षण कर रहे हैं, वो बराबर है, इसीलिए इनमें एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब क्या समझे हमने कि जो भी विलयन बनता है और विलयन के अवयवों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो शुद्ध अवयवों के आकर्षण बल के बराबर होता है, क्योंकि ये शुद्ध है। विलायक अपने आप में शुद्ध है, उसमें कुछ मिला नहीं है। विलय अपने आप में शुद्ध है क्योंकि कुछ मिला नहीं, जब तक उसमें मिलाएंगे नहीं, क्योंकि बच्चा कोई जन्म से पैदा होता है वो शुद्ध होता है, उसके मन में कोई प्रकार किसी प्रकार से कोई दोष नहीं होता। लेकिन वो अशुद्ध कब होता है? जब उसके मन में मतलब मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के दोष प्रवेश कर जाते हैं। समझ रहे हो? तो बचपन में हर बच्चा शुद्ध होता है, मतलब मानसिक रूप से, समझ रहे हो ना, गलत मत लेना। तो बचपन में कोई बच्चा आएगा, उसका पूर्ण रूप से मस्तिष्क खाली है, भगवान सबको बराबर बना के भेजते हैं। यहां पर आप यूज करने वाले कितना डिपेंड करता है, समझ रहे हो? तो यही चीज मैं कह रहा हूं, ये विलायक अपने आप में शुद्ध है, ठीक है। इनके भी जो आकर्षण बल होगा अपने आप में अपने ही अणुओं के साथ होगी, विलय में भी ऐसी होगी। जब इनको मिलाएंगे तब यह शुद्ध कहला जाते हैं, क्योंकि विलय विलायक के साथ मिल गया तो विलयन बन गया। तो विलयन के अवयवी कणों के बीच जो आकर्षण बल है वो शुद्ध अवयवी कणों के आकर्षण बल के बराबर है। सही बात है। और उसमें भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता, उसमें ऐसा नहीं हो सकता। ए हमारे पास है, ये विलायक विलायक के बीच है, और यदि बी भी है, ये दोनों तो बराबर हो सकते हैं, लेकिन जैसे हमने इसको मिलाया तो बराबर नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर है? तो परिभाषा लिखना है आप लोगों को, परिभाषा लिखना है तो लिख सकते हैं, विलयन के अवयवी कणों के मध्य जो अंतराकर्षण होता है वो शुद्ध अवयवों के समान कोटि में होता है। क्या लिखोगे आप लोग? लिखो, विलयन के अवयवी कणों के मध्य अंतराकर्षण, विलयन के अवयवी कणों के मध्य अंतराकर्षण शुद्ध अवयव के मध्य अंतराकर्षण के कोटि के होते हैं। अपने भाषा में लिख लो, या अपने भाषा में थोड़ा सा कठिन समझ में आ रहा। देखो, विलयन के अवयवी कणों के मध्य लगने वाला बल या आकर्षण अंतराकर्षण शुद्ध अवयवों के मध्य अंतराकर्षण के कोटि के बराबर होते हैं। ठीक, ऐसा लिख लो। ठीक, कोई दिक्कत? इसमें आप क्या लिखोगे? इसमें चौथा नंबर लिखो आप लोग, विलयन के अवयवी कणों के मध्य अंतराकर्षण शुद्ध अवयवों के समान कोटि में नहीं होता बच्चा लोग, नहीं होता। और यही हमारा हो गया 4। देखो, परिभाषा भी बन गया, विशेषता की बात करो चाहे अंतर की बात करो, इतना क्लियर है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? साउंड आ रहा है? हाँ सर, ठीक है, थोड़ा देखना पड़ता है बच्चा लोग। ठीक, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा हमको समझना है, क्या ये क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? थोड़ा आपको इसका एग्जाम्पल लिखना है। एग्जाम्पल 1 2 3 तो तब पर भी तैयार होना चाहिए। आदर्श और अनादर्श विलयन के एग्जाम्पल लिख लो। जैसे मैं यहां पर एक एग्जाम्पल लिख लेता हूं कि बेंजीन को टालुइन से मिला दो। पहला एग्जाम्पल आप लिख लेना, एग्जाम्पल में बात कर रहा हूं, बेंजीन धन टालुइन। ठीक है, टालुइन का फार्मूला क्या है बेंजीन का बताओ? बेंजीन होता है भैया C6H6। ठीक है, बेंजीन को टालुइन से बना दो, C6H5CH3, ये आपका टालुइन हो गया। दूसरा आप लिख लो, एथिल ब्रोमाइड में एथिल आयोडाइड मिला दो। क्या मिला दो? एथिल ब्रोमाइड में एथिल आयोडाइड। गलत एग्जाम्पल जरूर याद नहीं करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, एथिल ब्रोमाइड में एथिल आयोडाइड, C2H5Br में C2H5I, एथिल ब्रोमाइड में एथिल आयोडाइड। ये हमारा हो गया आदर्श विलयन का। गलत आप लोग बिल्कुल नहीं लिखना, ठीक है। या आप ऐसा लिख सकते हो, बेंजिल क्लोराइड
तीसरा नंबर बेंजील क्लोराइड C6H5Cl, बेंजील क्लोराइड में बेंजील ब्रोमाइड C6H5, ब्रोमोबेंजीन भी कह सकते हो, ब्रोमो या यहां पर क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या है? क्लोरोबेंजीन है। इसका नाम क्या है? क्लोरोबेंजीन। इसको जब मिलाएंगे तो राउल्ट के नियम का पालन करेगा। इसका हमारा ब्रोमोबेंजीन, क्या? ब्रोमोबेंजीन। ठीक, ये ठीक हो गया, यहां तक हो गया। ये आप एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल आप तैयार कर लो, ज्यादा मैं नहीं कहता हूं, 3 एग्जाम्पल यदि आप तैयार कर लो बहुत है। यदि इसकी बात करूं तो जैसे अनादर सिबिलियन की बात करूं तो C2H5OH है, इसमें आप पानी मिला दो। एल्कोहल में दारू है ना, सॉरी एल्कोहल ही तो दारू है, दारू में आप क्या मिला दो? पानी मिला दो, तो आपका बन जाता है क्या? क्या बन जाता है भाई साहब? अनादर सिबिलियन बन जाता है। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कोई भी अम्ल है आपके पास, उसमें H2O मिला दो। जैसे हम ले लिया HNO3 नाइट्रिक अम्ल ले लिया, इसमें पानी मिला दो। जैसे हमने मान लो CH3OH ले लिया और इसमें पानी मिला दो, ये भी तो एल्कोहल है। OH समूह हो तो एल्कोहल होता है, दारू होता है। तो ये बच्चा हमारा कंप्लीट हो गया आदर्श सिबिलियन अनादर्श सिबिलियन की। ठीक है, एग्जांपल लिख लिए आप लोग। थोड़ा सा यदि आपसे कहूं कि भाई साहब आदर्श में आपने देखा कि जो डेल H है वो भी 0 होता है और डेल V ये भी 0 होता है। ये कैसे कह सकते हो आप? ये कैसे कह सकते हो? देखो जरा, जैसे हमने कहा कि 2 कंटेनर, भैया एक छोटा छोटा सा कंटेनर ले लो, ठीक है, A है और ये B है। इसमें हमने रख दिया 400 ग्राम 400 ml और इसमें हमने रख दिया 100 ml। तो इन दोनों को देखा तो कितना आ गया? 600 ml। ठीक है, अच्छा इन जब दोनों को मिलाया एक बड़े से कंटेनर में, तो बड़े से कंटेनर में मिलाया और देखा, नापा, मिलाने के बाद देखा तो 600 ml है। कितना ml? 600 ml है। ठीक है, चलो हमने 100 ml नहीं 600 ml कैसे हो गया यार? इसको आप 100 की हो तो 500 ml होगा, है ना, ये भी 500 ml होगा। अब हमने क्या देखा, थोड़ा समझने की कोशिश करो कि ये डेल V का मतलब 0 क्या है। डेल V का मतलब 0 है क्या? तो हमने देखा 500 पहले था और 500 बाद में, तो क्या परिवर्तन हुआ? तो परिवर्तन, इसको मान लो आयतन V1 कर दूं, इसका आयतन V2 कर दूं, तो डिफरेंस यदि निकालना चाहूं कि डेल V V2 में V1 घटा दो, तो 500 में 500 घटाओगे बच्चा लोग तो कितना आएगा? 0 आएगा। इस स्थिति में हम कह सकते हैं आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। बिलियन बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक घटक चाहिए और 2 या 2 से अधिक घटक मिलाएंगे तो एक समांगी माध्यम बने। जब समांगी मिश्रण हो गया तो बिलियन बन गया। तो हमने देखा कि 2 अलग अलग पदार्थ लिया था, उनका अलग अलग मात्रा रहा भैया, अब जब मिलाया तो एक बिलियन बना। तो हमने देखा कि डिफरेंस कुछ भी नहीं है, जितना आयतन था उतना अभी भी है। इससे निष्कर्ष निकल गया कि भैया जो आदर्श बिलियन, इसमें आयतन में परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार से अनादर्श बिलियन की बात कर लेते हैं। यहां तक क्लियर हो गया हो थोड़ा सा? तो हम आगे बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें आज 2 टॉपिक बात करना था ना, आदर्श बिलियन अनादर्श बिलियन के साथ साथ हमें पढ़ना था धनात्मक विचलन युक्त विलयन और ऋणात्मक विचलन युक्त विलयन। आपने भी एक चीज समझा कि आदर्श विलयन में चाहे विलायक विलय की बात करें, चाहे विलय विलय की बात करें, चाहे विलायक विलायक की बात करें, सभी के बीच जो अंतराकर्षण बल है, जो अंतराकर्षण बंध है, वो समान रूप से होता है। ठीक, लेकिन जो हमारा अनादर्श विलयन है इसमें समान नहीं होता है, अर्थात अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। इसी को समझना बहुत जरूरी है। तो हेडिंग डालो आप लोग, क्या डालोगे? अनादर्श विलयन के प्रकार। चलो बच्चे लोग, अनादर्श विलयन के प्रकार। मैं दोनों को एक एक साइड लिखकर क्यों करा रहा हूं? क्योंकि बार बार मुझे अंतर लिखाना ना पड़े, एक ही साथ हो जाए, काम हो जाएगा। पहले लिखो धनात्मक विचलन युक्त विलयन। ठीक है, ये धनात्मक विचलन युक्त विलयन, और दूसरा लिख लो ऋणात्मक विचलन युक्त विलयन। क्योंकि अनादर्श विलयन के 2 प्रकार हैं। अनादर्श विलयन के 2 प्रकार हैं, एक धनात्मक विचलन युक्त विलयन और दूसरा बच्चा आपका ऋणात्मक विचलन युक्त विलयन। आप लोग भी हेडिंग लगाएं और ऐसे आप लोग
अनादर्श विलयन के दो प्रकार। अनादर्श विलयन तो आपको बताइए, ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते उसे हम क्या बोल देंगे, अनादर्श विलयन। अब राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, जैसे आपने पढ़ा कि PA नॉट इक्वल P0A इंटू एक्स, PB नॉट इक्वल P0B इंटू एक्स भी, है ना, ये पालन तो नहीं करते, बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं तो दो कंडीशन हो सकता है। जो हमारा विलयन का जो शुद्ध विलायक हमने लिया था, ये विलयन विलायक कह सकते हो, इसका जो वाष्प दाब है या तो अधिक हो सकता है राउल्ट के वाष्प दाब के अपेक्षिक नियम से, या राउल्ट के नियम से अधिक हो सकता है, या तो दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ये कम हो सकता है ना, कम हो सकता है, यानी वाष्प दाब से कम हो जाए। ठीक है, इसी प्रकार PB की बात करूं, या तो अधिक हो जाए, या तो अधिक हो जाए, या तो आपका कम हो जाए, दो ही कंडीशन हो सकता है, तीसरा तो हो ही नहीं सकता। तो यदि प्यारे बच्चों अधिक मतलब धन, तो धनात्मक में चला जाएगा, और कम मतलब ऋणात्मक में चला जाएगा। कुछ समझे कि अनादर्श विलयन किसे कहते हैं? ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते उसे हम अनादर्श विलयन कहते हैं। लेकिन उसमें भी आपने समझा दो प्रकार का, एक धनात्मक विचलन युक्त विलयन और एक ऋणात्मक विचलन युक्त विलयन। तो अब ये धनात्मक ऋणात्मक का क्या लोचा है? तो मैंने कहा कि यदि विलयन का वाष्प दाब या अवयव या घटकों का वाष्प दाब राउल्ट के वाष्प दाब या राउल्ट के नियम से क्या हो, अधिक हो, तो वो कहलाएगा धनात्मक विचलन युक्त विलयन। और भैया यदि कम हो, यानी विलयन का वाष्प दाब या अवयवी घटकों का जो वाष्प दाब है राउल्ट के नियम के आधार पर कम हो, क्या हो, कम, तो ऋणात्मक। ऋण मतलब कम। और आपने पढ़ लिया कि आदर्श विलयन में भैया जो हमारा वाष्प दाब है वो बराबर नहीं होता है, राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहा होता है। ठीक है, चलो यहां पर आपको लिखना है, तो फिर परिभाषा लिखना है कि ऐसे विलयन, है ना, थोड़ा सा यहां पर लिख लो, मैं परिभाषा बेहतर रूप से लिख दूंगा। कोई बात नहीं भैया, मेरा मार्कर थोड़ा सा चलना बंद कर, दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं। ठीक है, देखो मैंने क्या कहा कि PA का मान अधिक हो तो धनात्मक विचलन युक्त विलयन। मैंने कहा PA का मान कम हो, PA का मान कम हो तो ऋणात्मक विचलन युक्त विलयन। PB का मान अधिक हो तो धनात्मक विचलन युक्त विलयन। मतलब यदि यहां पर देखा जाए विलयन का वाष्प दाब या, ठीक है, या अवयवी घटक या अवयवी घटक का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब या अवयवी घटक का वाष्प दाब राउल्ट द्वारा परिकलित नियम से अधिक होता है मतलब PA, ठीक है, बड़ा है भैया P0A XA से, ठीक है, वह PB बड़ा है P0B इंटू XB से। विलयन का वाष्प दाब, भाई साहब विलयन या घटक, में पहले ही बता रहा हूं, विलयन का वाष्प दाब या अवयवी घटक का वाष्प दाब, ठीक है, या आप आंशिक वाष्प दाब भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना, या आंशिक दाब भी कह सकते हो। विलयन का वाष्प दाब अवयवी घटक का वाष्प दाब राउल्ट के परिकलित नियम से अधिक होता है तो वो धनात्मक विचलन युक्त विलयन कहलाता है। परिभाषा लिखाने की जरूरत है क्या? मैं साथ में डिफरेंस क्यों लिखा रहा हूं? ऐसे विलयन जिनमें विलयन का वाष्प दाब या अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब राउल्ट द्वारा परिकलित नियम से अधिक होता है उसे धनात्मक विचलन युक्त विलयन कहते हैं। इसे लिखाने की जरूरत नहीं है, इतना आप लिख सकते हो, शॉर्टकट में मैंने लिख दिया, इस पे लिख दूं कि विलयन का वाष्प दाब या अवयवी घटकों का आंशिक वाष्प दाब
राउल्ट द्वारा परिकलित नियम से कम होता है, ठीक है। अर्थात P0A छोटा है, PA छोटा है P0A XA से, व PB छोटा है P0B XB से, ठीक है। दो चीज आपने समझा कि भाई साहब धनात्मक विचलन में विलयन का वाष्प दाब, विलयन मतलब P, या अवयवी घटक का वाष्प दाब राउल्ट द्वारा जो परिकलित है इसके द्वारा अधिक होगा तो धनात्मक विचलन, और यदि कम होगा तो ऋणात्मक विचलन कहलाएगा। यदि ये चीज समझ में आ गया तो तीसरा चौथा भी, दूसरा चौथा भी और तीसरा चार हमको करना है ना, समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा था, दूसरा आपने क्या समझा था, थोड़ा समझो कि अनादर्श विलयन में जो डेल्फी है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है, और डेल एच भी है ये भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो दो कंडीशन होगा, या तो डेल वी का मान पॉजिटिव में आएगा या तो डेल वी का मान निगेटिव में आएगा। तो भाई साहब आपको पता होगा कि यदि मैं कह दूं ये जो धनात्मक विचलन युक्त विलयन है, इसमें यदि मैंने कहा कि ए और बी दो को मिलाया, ठीक है, तब एक विलयन बना। क्या बना? विलयन बना। तो जब विलयन बना तो इसके आयतन में वृद्धि हो गई। आयतन में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। दो या दो से अधिक पदार्थ को जब हम मिलाते हैं तो विलयन बनता है, और ए को जब हमने बी से मिलाया तो उसके आयतन में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो वो हमारा धनात्मक विचलन युक्त विलयन कहलाता है। यदि आयतन में कमी आ रही है तो वो हमारा ऋणात्मक विचलन युक्त विलयन कहलाता है। दो टॉपिक लेकर चले तो करना तो पड़ेगा ही यार, इतना तो करना पड़ेगा। समझ में आया कि वास्तव में विलयन जब बनाते हैं तो आयतन में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। या विलयन निर्माण में या विलयन बनाते समय, विलयन बनाते समय विलयन के आयतन में, विलयन के आयतन में अवयवों के सापेक्ष क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो गई मतलब वास्तव में जो डेल वी है वो 0 के बराबर नहीं है, वो अनादर्श पढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव में ही चला गया। इसी प्रकार से ऊष्मा में वृद्धि हो जाए तो ऊष्मा को क्या करेगा? बाहर देगा। तो एंथैल्पी में भी परिवर्तन हो रहा है। तो तीसरा आपका लिखना भैया, ऊष्मा अवशोषित होगा कि उत्सर्जित होगा, यही आपको यहां पे समझना है। प्लस का मतलब क्या होता है? परिवर्तन हो रहा है, आयतन में वृद्धि हो रही है। आयतन में वृद्धि हो गई तो हमारा धनात्मक विचलन कहला गया। आयतन कैसे वृद्धि होता है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। धनात्मक आ रहा है वो भी बताऊंगा। और भैया अब यहां पर समझो कि विलयन बनाते समय ठीक है, ऊष्मा अवशोषित करता है। विलयन बनाते समय ऊष्मा अवशोषित करता है, अर्थात जो डेल एच है वो प्लस VE के रूप में प्लस है। ऊष्मा क्या करता है? अवशोषित करता है। अवशोषित करेगा तभी तो बढ़ेगा। प्रारंभ में जितना उसका एनर्जी था उससे कहीं ना कहीं वो अवशोषित कर रहा है, क्योंकि अब क्रिया दो प्रकार से होती है, एक ऊष्माक्षेपी, एक ऊष्माशोषी। यहां पे बात कर रहा हूं। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा निकल जाएगा। जब ऊष्मा निकल गया तो उसमें ऊष्मा की क्या होगी? कमी होगी, एंथैल्पी में कमी आ गई। लेकिन विलयन बनाते समय ऊष्मा अवशोषित करता है
इसका निष्कर्ष ये निकला कि जितना उसके पास पहले से ऊष्मा था, यदि वो कहीं से ऊष्मा ले लिया तो उसकी ऊष्मा में वृद्धि हो गई। ठीक है, इसमें मैं भी लिख देता हूं, यहां पर इसको लिख देता हूं, PV बराबर PV लेस देन P0B XB। ठीक, चलो दूसरा लिखो। इसमें क्या लिखोगे आप लोग? विलयन बनाते समय विलयन के आयतन में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। विलयन बनाते समय आयतन में कमी होती है। आयतन में कमी होती है, अर्थात बच्चा लोग डेल वी जो है वो कम की ओर जा रहा है, आयतन में कमी आ गई। और जो आपने पढ़ा कि विलयन बनाते समय एंथैल्पी में क्या हो रही है? कमी आ रही है, कमी हो रही है। ठीक है, अर्थात जो डेल एच है वो माइनस में जा रहा है, अर्थात इसमें ऊष्मा का अवशोषण हुआ है, ये इसमें ऊष्मा छेपी है। यानी ऋणात्मक विचलन युक्त विलयन सभी के सभी ऊष्मा छेपी कहलाएंगे। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा गर्मी बहुत है, कोई बात नहीं, देख रहे हो ना पसीने पसीने हो जाते हैं। एसी नहीं लगा है भाई, एसी नहीं लगा है, अभी इतने बड़े हम नहीं है कि एसी लगवा लें, समझ रहे हो। कभी कभी तो माइक भी काम नहीं करता, कभी कभी तो एक घंटे वीडियो बना लेता हूं, फिर पता चला कि साउंड ही काम नहीं किया, पता चला वीडियो की ब्लर हो चुकी है ना, पता चला कभी कभी कैमरा ही डिस्टर्ब हो गया, थोड़ा कभी बैटरी लो हो गई। बहुत कुछ समस्याओं का समाधान करना पड़ता है और समस्याओं को झेलना पड़ता है। इतना गर्मी लग, कूलर भी नहीं चला सकते अपन, छोटा मोटा कूलर है अपने पास, फैन भी नहीं चला सकते, ज़्यादा साउंड देता है। किसी के पास ऐसा फैन हो तो उसका लिंक दे देना मेरे को, मेरा नंबर यही है, लिंक दे देना जो आवाज़ ना करे, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा फैन लग जाए और बेहतर रूप से, है ना, गर्मी का आभास ना हो। तो चाहे सुबह बनाओ चाहे शाम बनाओ, गर्मी का सीजन है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो 3 चीज़ आपने सीखा, आयतन में कैसे वृद्धि हो जाती है ना, एंथैल्पी में कैसे परिवर्तन हो रहा होता है। अब इसमें एक बहुत अच्छी बात ये है, यहाँ तक आप कर लिए होंगे, तो थोड़ा सा आगे मैं बात कर लेता हूँ कि जैसे बाष्प दाब यदि अधिक है, यदि बाष्प दाब अधिक है तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा मात्रा में क्या हो रहा होगा? बाष्पित हो रहा होगा। ठीक, अब जब ज्यादा मात्रा में बाष्पित हो रहा होगा मतलब उसका क्वथनांक कहीं ना कहीं कम रहा होगा। यार बड़े लॉजिकल चीजें रहती हैं, देखो लॉजिक छिपा रहता है। रट्टा नहीं मारना मेरे बाबू, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है, रट्टा नहीं मारना है। जैसे मैं यदि आपसे कह दूं ये विलयन है, ठीक है, ये विलयन है, तो इसका वाष्प दाब अधिक है, वाष्प दाब अधिक है राउल्ट के नियम से, है ना। जब वाष्प दाब अधिक है मतलब यहां बाष्पित अधिक हो रही है, मतलब यदि बाष्पन क्षमता यानी बाष्पित अधिक हो रही है, अधिक हो रही है। जब बाष्पित अधिक हो रही है मतलब क्वथनांक कम रहा होगा, क्वथनांक क्या रहा होगा? कम रहा होगा, क्वथनांक कम रहा होगा। ठीक है, मैं धनात्मक विचलन की बात कर रहा हूं। दाब अधिक है मतलब यहां पे बाष्प अधिक है, और जब बाष्प अधिक है तभी तो दाब लग रहा है, और ज्यादा मात्रा में बाष्पित हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं क्वथनांक कम रहा होगा। तो यदि मैं कह दूं धनात्मक विचलन युक्त विलयन की क्वथनांक कम होती है तो बिल्कुल हाँ आप कह सकते हो, हाँ सर धनात्मक विचलन युक्त विलयन की क्वथनांक कम होती है। लेकिन वहीं पर एक और मैंने कंटेनर ले लिया और बच्चा लोग इसमें द्रव भर दिया और इसमें वाष्प दाब कम है, वाष्प दाब कम है, वाष्प दाब क्या है? कम है। जब वाष्प दाब कम है तो यहां से निष्कर्ष निकला कि जो वाष्पन क्षमता कम है, जो वाष्पन क्षमता है वो कम है, और जब वाष्पन कम हो रहा है, कम मात्रा में द्रव वाष्पित हो रही है, तो इसका मतलब क्वथनांक उच्च है। क्वथनांक क्या हो है? उच्च है। भैया क्वथनांक यदि कम है तभी तो ज्यादा मात्रा में वाष्पित हो रहा है।
पानी ज्यादा मात्रा में वाष्पित कब होगा? जब क्वथनांक उसका कम होगा। क्वथनांक क्या है? वह ताप जिस ताप पर भैया कोई द्रव ठोस अवस्था में बदल जाए। उल्टा कर दिया, कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाए, गैस अवस्था में बदल जाए। एक निश्चित ताप जिस ताप पर द्रव का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए वो कहलाता है क्वथनांक। तो भैया लिखो परिभाषा, वह ताप जिस ताप पर कोई द्रव गैस अवस्था में बदल जाता है, वह ताप जिस ताप पर कोई द्रव गैस अवस्था में क्या हो जाता है? बदल जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। या वह ताप जिस ताप पर किसी द्रव का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे हम बोलते हैं क्या? क्वथनांक। क्वथनांक कम है तो ज्यादा मात्रा में वाष्पित होगा, तभी तो दाब अधिक लगेगा, सिंपल है। क्वथनांक यहां पर अधिक है इसलिए वाष्पन कम हो रहा है। अब वाष्पन कम है, मैंने पहले ही लेक्चर की शुरुआत में बता दिया कि ये दाब कहां से उत्पन्न हो रहा है। कोई द्रव है, द्रव के अणु ही कहां जा रहे हैं? गैस में, और एक वाष्प का निर्माण कर लिए, फिर वही वाष्प जो है द्रव पर दाब लगा रहा है, उसे कहते हैं वाष्प दाब। समझ में आया? तो कई सारे डिफरेंस हैं। मतलब यहां पर मैं कह दूं बच्चा लोग कि यदि धनात्मक विचलन युक्त विलयन का क्वथनांक क्या होता है? क्या होता है? कम होता है। बिल्कुल सही है सर। तो आप अंतर लिख लो कि धनात्मक विचलन युक्त विलयन का क्वथनांक क्या होता है? कम होता है। ठीक है, ठीक। इसमें निश्चित, अरे यार क्या लिख दिया मैंने? निश्चित संघटन पर वाष्प दाब क्या होता है? अधिकतम होता है। अर्थात इस विलयन की क्वथनांक क्या होगा बच्चा लोग? कम होगा। ठीक है, ये कौन सा नंबर था? चौथा नंबर। मतलब एक निश्चित संगठन पर वाष्प दाब अधिकतम होता है। वाष्प दाब क्या होगा? घटकों का वाष्प दाब क्या होगा? अधिकतम होता है। ठीक है, वाष्प दाब क्या होता है? अधिकतम होता है। किसकी? विलयन की। ठीक है, और भैया यदि मैं कह दूं इस पर ऋणात्मक पर, तो एक निश्चित संगठन पर, चौथा नंबर, इसमें निश्चित संगठन पर विलयन का वाष्प दाब क्या होता है? न्यूनतम होता है। क्या होता है? न्यूनतम होता है। अर्थात बच्चा लोग क्वथनांक क्या होगा? अर्थात क्वथनांक इसमें कम था, अधिकतम होगा। ठीक है, क्वथनांक अधिकतम होता है। शॉर्टकट में लिख लो, धनात्मक विचलन युक्त विलयन में क्वथनांक कम होता है, इसका क्वथनांक अधिक होता है। अब देखो जरा, मैंने कहा कि भाई साहब क्वथनांक का लोचा कैसे आया? आयतन में वृद्धि कैसे हो गई? क्वथनांक का लोचा कैसे आया? मैंने कहा ए के बीच अंतराकर्षण लग रहा है। ठीक है सर। बी के बीच जो अंतराकर्षण लग रहा है, थोड़ा समझना, ए के बीच जो अंतराकर्षण लग रहा है, बी के बीच जो अंतराकर्षण लग रहा है, अब इन जब दोनों को मिलाया तो ए और बी के बीच लग रहा है, तो इसमें जो आकर्षण बल कम लग रहा है। क्यों कम लग रहा है? क्योंकि इसका वाष्पन अधिक होगा, और वाष्पन तभी अधिक होगा जब इनके बीच आकर्षण बल कम होगा। थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे, आसानी से टूट कर कहां जाएंगे? ऊपर की ओर जाएंगे और वाष्प का निर्माण कर लेंगे। मैं क्या कह रहा हूं कि ये विलायक है, ये बिले है भैया। ए और ए विलायक है, इसके बीच यदि बात करूं और बी की बात करूं ए और बी की बात करूं, तो यहां पे ए और बी से क्या होगा? ठीक है, इसमें अधिक होगा और भैया यहां पर कम होगा। यानी यहां पे जो धनात्मक विचलन में कह रहा हूं, विलयन में जो विलायक और बिले मिला है ना,
इसके बीच जो आकर्षण बल थोड़ा सा कम हो रहा है, और जब आकर्षण बल कम हो रहा तो ए भी कहता मैं थोड़ा सा दूर चलता हूं, बी भी कहता मैं भी थोड़ा सा दूर चलता हूं। जब मैं दूर चला तो मेरे आयतन में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। और इसमें क्या कहता है, ए और बी के बीच आकर्षण बल प्रबल है पहले के सापेक्ष, तो बोला प्रबल है तो पास पास आया, और जब सिक उड़ गया तो उसके आयतन में थोड़ी सी कमी हो गई बच्चा लोग। ठीक है बच्चा पार्टी, आयतन में क्या हो गई, कमी हो गई। इसमें आयतन में कमी होती है, इसीलिए तो बात करता हूं कि इसमें विलयन के जो अवयवी कण है उनमें आकर्षण बल थोड़ा सा अधिक लगता है, इसी कारण से आयतन में थोड़ी सी कमी आती है। और इनमें विलयन के अवयवी कण शुद्ध अवयवी कण से आकर्षण बल थोड़ा सा कम लगता है, इसमें अधिक लगता है। विलयन के अवयवी कणों के बीच जो अंतराकर्षण बल होता है शुद्ध अवयवी कणों के बीच के अंतराकर्षण बल से थोड़ा सा अधिक होता है, यहाँ पर थोड़ा कम होता है। सॉरी समझो, विलयन के अवयवी कणों के बीच जो अंतराकर्षण होता है शुद्ध कणों से थोड़ा सा कम होता है, यहां पर देख लो, इसलिए दूर दूर जाएंगे और आयतन बढ़ेगा। यहां पर विलयन के अवयवी कणों के बीच जो अंतराकर्षण है वो अधिक होगा, किसके सापेक्ष बच्चा लोग, तो इनके सापेक्ष, शुद्ध अवयवी कणों के सापेक्ष, इसी कारण से ये थोड़ा सा पास पास आता है। अब हमने सब कुछ करा दिया, इसको भी लिखा दिया, अब इससे ज्यादा कुछ अंतर आई नहीं, 5 अंतर से ज्यादा कुछ लिखना नहीं, हिंदी इसका लिख लेना। लास्ट हमारा टिप्पणी बस सर मत पढ़ाओ सर, अरे क्या बताऊं, सर फटने लगा, इतना पढ़ा दिए कोई बात नहीं, जब एक दिन में पूरे चैप्टर पढ़ोगे तब क्या होगा मेरे भाई, मेरे छोटे बहन भाई सब। किसी ने कमेंट किया सर YouTube पे भाई भाई नहीं बहन भी पढ़ने आती है। अरे मेरे भाई बहनों, तो बहन भी कह देता हूं, लो एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा याद कर लेना। एग्जाम्पल इधर लिख लो, C2H5OH, और इसके साथ आप मिला दो क्या, H2O, आप CH3OH ले लो, इसके साथ मिला दो H2O, यहाँ पर आप ले लो HNO3 और इसके साथ मिला दो H2O। कुछ एग्जाम्पल अपने से लिख लेना, और मैं कई सारे एग्जाम्पल लिखा देता हूँ। अम्ल के साथ आप मिलाओगे तो वो बनेगा हमारा क्या, ऋणात्मक विचलन विलयन। ठीक है, दो याद कर लो, बहुत है। क्लोरोफॉर्म को कार्बन टेट्राक्लोराइड से मिला दो, क्लोरोफॉर्म CHCl3 कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, आगे चलकर पढ़ाऊंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना सब कुछ। ये आपका है एथिल अल्कोहल, ये आपका मेथिल अल्कोहल, ये क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये पानी है, नाइट्रिक अम्ल है, HCl है। ये दो एग्जांपल याद कर लो, काफी होगा। और आज का लेक्चर काफी थोड़ा सा लंबा हो चुका, लेकिन उम्मीद करता हूं मजा आया होगा सेशन को देखने में। जो बच्चा पूरा पढ़ाई करता है, विधिवत हमारे चैनल में प्रारंभ से जुड़ा है, तो उसको किसी बात का टेंशन नहीं होगी। आपके MCQ क्वेश्चन भी 40-40, 50-50 क्वेश्चन हर चैप्टर के कराए जाएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। त्रैमासिक की बात करो, अर्धवार्षिक की बात करो, जब भी पेपर आएगा उस टाइम पे मोस्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, ये भी आप चिंता मत करना। अभी मैं फिलहाल फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, मैथ का सेशन जल्द से स्टार्ट होगा, अब इस बात पर ध्यान रखें। जब भी आपका थोड़ा सा क्या है कि अभी मैथ का स्टार्ट किया था, 3-4 लेक्चर दिया भी था, लेकिन उतना अच्छा रिस्पांस आपका नहीं रहता, तो मजा नहीं आता, समझ रहा हूँ, मेहनत लगता भाई साहब। एक वीडियो बनाने के लिए 3 से 4 घंटे भैया तैयार करो, फिर आपके सामने आओ, कैमरा बनाओ, कैमरा से बनाओ, फिर एडिट करो, इसके बाद अपलोड करो। इसलिए थोड़ा सा तो मैं चार्ज लेता हूं आपसे, क्या केवल नोट्स के लिए। नोट्स लेते हैं तो ना केवल आपका हेल्प हो सकता है, थोड़ा सा मेरा भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हेल्प होता है। तो आप लोग नोट्स जरूर लें जो प्रॉपर रूप से मुझसे पढ़ते हैं, क्योंकि आप यदि बुक लेने जाओगे तो 500 रुपए में बुक मिलती है, 100 रुपए में यदि नोट्स मिल रहा है तो प्रॉपर रूप से, मतलब 1 साल तक के लिए आप निश्चिंत रहेंगे, बेहतर रूप से तैयारी कर सकेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें प्यारे बच्चों, क्योंकि हमारा एक ही है ना उद्देश्य है, आपके भविष्य को उज्जवल करना, और जो भी आपके मन में डाउट हो उसको है ना सॉल्व करना। तो जय हिंद जरूर लिखना, और मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।